शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट समझौते पर यह बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह प्रस्ताव अप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। हरियाणा में, आसाम में आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट का प्रस्ताव दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस 4 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सोर्सेस बता रहे हैं कि यह फॉर्मूला तय हो गया है। आम आदमी पार्टी को दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली सीट दी गई है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली सीट भी कांग्रेस देने के लिए तैयार है। कांग्रेस को चांदनी चौक सीट मिली है, पूर्वी दिल्ली सीट मिली है और नॉर्थ दिल्ली सीट मिली है। तो कुल मिलाकर यह फॉर्मूला अब तय होता हुआ नजर आ रहा है। और यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के बाद अब दिल्ली और बाकी तमाम राज्यों में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात बनती हुई नजर आ रही है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी कांग्रेस के खेमे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जीत भाटी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या यह तय माना जाए 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, तो कांग्रेस 3 सीटों पर, यह फॉर्मूला अभी तय माना जाए या फिर अभी भी कोई पेच है? बिल्कुल, देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो उसके हिसाब से ये बिल्कुल तय हो चुका है। महज औपचारिकता बाकी रह गई है। हालांकि अभी अगर नेताओं से पूछें तो वो यही कह रहे हैं कि बातचीत तय होगी, जल्द आपको बताया जाएगा। लेकिन देखिए, इससे पहले ये सवाल कल जो है मुख्यमंत्री की इजाजत से पूछा था, उन्होंने माना कि बहुत देरी हो रही है। और आज ये खबर आ रही है कि सहमति 4-3 की बन चुकी है। सीटें कौन सी होंगी वो मैं आपको बता दें। आम आदमी पार्टी जो है उनको साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली जो है, ये 4 जो सीटें आम आदमी पार्टी इन पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की जो सीट देने पर सहमति बनी है वो चांदनी चौक है, ईस्ट दिल्ली है और साथ ही नॉर्थ की जो सीट है उसको देने की बात है। यानी कि अभी देखिए, अगर हम बात करें सातों की सातों लोकसभा सीट पर बीजेपी है, लेकिन उसे हराने की दावा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन, तो उसको लेकर दोनों पार्टियां साथ आई हैं और ये सहमति बनी है कि 4-3 पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अगर बात करें तो पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में एक सहमति बनी है, 4-3 की है। जी बिल्कुल, बड़ी खबर आप बता रहे हैं जीत। कुमार विक्रांत भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, कांग्रेस को कोई दिक्कत तो नहीं है इस रेशियो में जिस तरह से बांटा गया है संसदीय सीटों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में? देखिए, इसको पूरे देश के आधार पर देखना पड़ेगा। परसों रात में जो बैठक हुई है सौरभ भारद्वाज और आतिशी के साथ केसी वेणुगोपाल की, वहीं पर फॉर्मूला तय हो गया था कि दिल्ली में 4 सीटें केजरीवाल को, 3 सीटें कांग्रेस को और इसके अलावा कांग्रेस हरियाणा में एक सुरक्षित सीट सिरसा या फिर अंबाला वो आम आदमी पार्टी को देगी। गुजरात की अहमद पटेल जहां से आते थे, भरूच की सीट जहां उनकी बेटी तैयारी भी कर रही थी, वो सीट आम आदमी पार्टी को देगी कांग्रेस। साथ में भावनगर भी सीट देगी और आसाम की एक सीट भी देगी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस की बात तकरीबन परसों रात में तय हो गई थी। लेकिन कांग्रेस ने बाद में दिल्ली में 4थी सीट नई दिल्ली अलका लांबा जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके लिए मांग ली, जिसके चलते घोषणा में देरी होने लग गई। आम आदमी पार्टी उसके लिए तैयार नहीं थी। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस जो अपना दावा है वो वापस ले लेगी। जैसे आप कह सकते हैं यूपी में मुरादाबाद से वापस लिया, जैसे ही कांग्रेस दावा वापस ले लेगी वैसे ही इस गठबंधन का ऐलान हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ दिल्ली में नहीं। तो बड़ी बात बता रहे हैं कुमार विक्रांत की राष्ट्रीय स्तर पर ये तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश हो चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अंतिम मुहर भी लग गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र में, इंडिया में सीट शेयरिंग पर बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी का ऐलान सामने आया। 28 से 29 फरवरी तक सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। रमेश चेन्निथला ने कहा है कि 28 से 29 फरवरी तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो पाएगा। और वहीं देखिए, बैंक खाते पर बड़ी खबर है। बैंक खाते को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप सामने आया। आर्थिक आतंक का शिकार हो रही है कांग्रेस। ये बीजेपी सरकार की साजिश है। केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया, सरकार ने हमारा अकाउंट हाईजैक किया है।
ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया आर्थिक आतंक का शिकार हो रही है कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल की तरफ से ये कहा गया और बीजेपी सरकार की साजिश, इसको बतलाया गया सरकार ने हमारा अकाउंट हाईजैक किया और ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। Financial terrorism imposed by the BJP government on Congress party. As per the latest information from the banks, the BJP government forced the banks of the Congress party, Indian National Congress, to transfer approximately rupees 65.89 crores from our deposits to the government. The details will be given by our treasurer. Basically, this amount is from AICC and Indian Youth Congress account and NSUI. Unlike BJP, we got this money from ordinary workers of the party. Congress party, you people know that, and extensively going for a crowdfunding, and we are collected money from the poor people of this country. एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता अजय माकन का आरोप है कि कांग्रेस के अकाउंट से 65 करोड़ चोरी हुई है। ये चोरी बीजेपी ने कराई है। एसबीआई से भी हमारे अकाउंट से पैसा ले लिया गया। तो अजय माकन के ये आरोप है और देखिए ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार का आर्थिक आतंकवाद देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने क्या कहा है, सुनाते हैं। हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे हम लोगों के पास में आया था। वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके, चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। पहला तरीका, कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाओ, प्रमुख विपक्ष पार्टी को अपंग बनाओ। और दूसरा तरीका है निजी कंपनियों के पीछे ईडी छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, सीबीआई छोड़ो और वो अपने आप पटरी पर आ जाएंगे। हमारे लोकतंत्र के आज के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ जो कर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। टैक्स ट्राइब्यूनल में आज हमारी सुनवाई हो रही है, जनता के बीच में जाएंगे। पर यह बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भोखलाई हुई है। और गुजरात के मेहसाणा में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। उससे जुड़ी अहम तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, प्रधानमंत्री अपनी कार से उतरते हैं और उसके बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह गुजरात की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी झलक भी देखने को मिल रही है लोक नृत्यों के जरिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हो चुका है। गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हजारों करोड़ों की सौगातें गुजरात के लोगों को मिलने जा रही हैं। कई परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, आधारशिला रखी जानी है और उससे जुड़े तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले वो अमूल की स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम का भी हिस्सा बने। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो स्पीच, उनका वो संबोधन भी हमने आपको दिखाया। और अब मेहसाणा पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर उनका रोड शो चल रहा है। ये तस्वीरें आपको गुजरात के मेहसाणा से दिखा रहे हैं। जानकारी ये भी कि मेहसाणा का जो वालीनाथ महादेव मंदिर है वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पूजा अर्चना की। और फिलहाल मेहसाणा में पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। आज गुजरात को जो कई बड़ी और अहम सौगातें मिलनी हैं उसकी पूरी डिटेल भी टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं।
कई बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी और इस वक्त मेहसाणा में उनका रोड शो चल रहा है। ये देखिए, अब रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरात के मेहसाणा में शुरू हो चुका है। उसकी ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। सड़कों के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं मेहसाणा में प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 1.25 लाख किसानों से डायरेक्ट संवाद भी किया, क्योंकि मौका था अमूल की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का और इसके लिए भव्य इंतजाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किए गए थे। और अब अहमदाबाद से मेहसाणा पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, जहां उनका रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं। हर तस्वीर वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात को 44,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिल रही है। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान भी सामने आया है। छोटे किसानों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये कहा गया पीएम मोदी की ओर से। पीएम मोदी इस दौरान अहमदाबाद में पीएम गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि देश के गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। भाजपा सरकार ने कैबिनेट में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में संशोधन करके देसी नस्ल की प्रजातियों को बचाने के लिए नए उपायों की घोषणा हुई है। बंजर जमीन को चारगांव की तरह उपयोग में लाने के लिए भी आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने पशुधन का बीमा कराने में किसान का कम से कम खर्च हो, इसके लिए प्रीमियम की राशि को भी कम करने का फैसला लिया है। और देखिए, इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसानों को अन्नदाता के साथ ही ऊर्जा दाता बनाना है। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। पहली बार हमने केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया। आज देश के 2 लाख से अधिक गांव में सहकारी समितियों का निर्माण किया जा रहा है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये समितियां बनाई जा रही है। हम तो मेड इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग में भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए टैक्स को भी बहुत कम किया गया। देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ यानी एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 8,000 बन भी चुके हैं। ये छोटे किसानों के बड़े संगठन हैं। ये छोटे किसान को उत्पाद के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का मिशन है। और बड़ी खबर है, संदेश खाली की घटना पर बीजेपी ने जारी की है डॉक्यूमेंट्री के जरिए संदेश खाली की घटना को लोगों तक पहुंचाएगी बीजेपी। द संदेश खाली शॉकर द बिग रिवील शीर्षक वाली डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। संदेश खाली पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। इसके जरिए संदेश खाली में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को दर्शाया गया है और बताया गया है कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपको हिला देगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपको दर्द देगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपके ज़मीर को झकझोर देगी। लेकिन इस सच्चाई को ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को द संदेश खाली शॉकर द बिग रिवील नाम दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री के जरिए संदेश खाली का सच बताने की कोशिश की गई है। डॉक्यूमेंट्री में संदेश खाली के महिलाओं की गवाही है। महिलाएं बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बीजेपी ने इस डॉक्यूमेंट्री को घर घर पहुंचाने का प्लान बनाया है, जिससे साफ है कि बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी शाहजहां फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम मचा है।
ममता सरकार पर आरोप है कि वो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। और संदेशखाली को लेकर ममता सरकार विपक्ष के निशाने पर है। संदेशखाली में एक और गैंगरेप का केस दर्ज हो गया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच पश्चिम बंगाल के डीजीपी संदेशखाली पहुंचे। डीजीपी का ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब संदेशखाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख फरार है और हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है। डीजीपी राजीव कुमार ने संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। संदेशखाली में डीजीपी से जब शेख शाहजहां को लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए डीजीपी ने क्या कहा। जिन्होंने जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदे जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। संदेशखाली को लेकर बंगाल के गवर्नर भी सरकार से रिपोर्ट मांग चुके हैं। संसद की प्रिविलेज कमेटी पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब कर चुकी है। और संदेशखाली के सच से पर्दा उठाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दौरा लगातार जारी है। आज वहां एसटी आयोग की टीम पड़ताल कर रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एसटी आयोग की टीम संदेशखाली पहुंची। एसटी आयोग के उपाध्यक्ष अनंत नायक के नेतृत्व में पहुंची ये टीम संदेशखाली के लोगों की शिकायत सुनेगी। आपको बता दें कि संदेशखाली को लेकर एसटी आयोग ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके लिए टीम यहां पहुंची। एसटी आयोग के दौरे के बीच अब मानवाधिकार आयोग ने भी पूरे मामले में सख्ती दिखाई है और स्वतः संज्ञान लेते हुए बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। खबर है कि एनएचआरसी की टीम भी बहुत जल्द संदेशखाली का दौरा करेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। इससे पहले एनसीडब्ल्यू की टीम ने संदेशखाली का दौरा किया था और हालात को बेहद खराब बताया था। संदेशखाली की घटना को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट भी सख्ती दिखा चुका है और आरोपी शाहजहां को सरेंडर करने का निर्देश दे चुका है। अदालत ने यह भी माना था कि एक शख्स पूरी आबादी को बंधक नहीं बना सकता। और चलिए एक बार फिर से गुजरात का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि महसाना मौजूद हैं और वालीनाथ मंदिर, महसाना के वालीनाथ मंदिर पहुंचे हुए और यहां पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महसाना से प्रधानमंत्री मोदी, ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन का दौरा गुजरात और इसके बाद उत्तर प्रदेश का दौरा, और आज गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वो गुजरात वासियों को देंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री गुजरात की महसाना में मौजूद हैं। तो महसाना के वालीनाथ महादेव मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए, और प्रधानमंत्री का महसाना के साथ साथ इसके बाद नवसारी का भी दौरा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने अमूल के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शिरकत की थी और अब महसाना में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त वालीनाथ महादेव मंदिर की, और इससे पहले हमने आपको रोड शो की तस्वीरें भी दिखाई, प्रधानमंत्री का रोड शो। और आप देख पा रहे हैं ये जो प्रांगण है, और इसके बाद प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें गर्भगृह से, जहां पर प्रधानमंत्री वालीनाथ मंदिर के अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ इसके नवसारी का दौरा भी प्रधानमंत्री करेंगे। कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और गुजरात के बाद प्रधानमंत्री का एक दिन का दौरा यूपी का भी है। तो ये 2 दिन का कुल मिलाकर दौरा गुजरात और उत्तर प्रदेश का।
और खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन मुंबई के तहत लोकसभा की सभी 6 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गिरगांव चौपाटी का दौरा किया। गिरगांव चौपाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, योगदान देने वाले महापुरुषों को इस पार्क के जरिए याद किया जाएगा। जो आज उनको मिला है वो किसी के कठोर परिश्रम के कारण मिला है और उन लोगों के तप के कारण मिला है, यह बात की जानकारी होनी चाहिए। और ये संभव तभी है जब हम इन महान आत्माओं की स्टैचू लगाकर उनके जीवनी के बारे में, उनके द्वारा किए गए पराक्रम के बारे में जब हम लिखित रूप में रखेंगे तो हमारा नौजवान भी उससे प्रभावित होगा। खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की 4 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर शिंदे की सेना चुनाव लड़ सकती है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने मुंबई की सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। यही वजह है कि मुंबईकर तक पहुंचने की हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके लिए उन लोगों को आधार बना रही है जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ देश में विकास और उन्नति में अपना योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र में अपने नए घर में मंत्रोच्चार के बीच सिर पर कलश लेकर चलती नजर आईं। दरअसल मौका था उनके गृह प्रवेश की पूजा का। ये रिपोर्ट देखिए। दीवारों पर भगवान श्री राम, महर्षि वाल्मीकि और रामदूत हनुमान जी की तस्वीर लगी है। पहली नजर में आपको ये मठ या मंदिर का एहसास दिलाएगी। भगवा झंडे भी आपको सनातन संस्कृति के विश्वास को पक्का कर देंगे। लेकिन थोड़ा रुकिए, ये कोई किसी संत या महंत का आश्रम या मंदिर नहीं, बल्कि ये घर है। जी हाँ, ये नया घर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी का घर का लुक बता रहा है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी अहम होगा। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से, अपने संसदीय क्षेत्र से की है। आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के इस नए घर में स्मृति ईरानी गृह प्रवेश करने पहुंची। पिछले 3 दिनों से स्मृति ईरानी अमेठी में हैं। वो गांव में लोगों से मिल रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं। गांव में अब उनका स्थायी घर है जहां की दीवारें राममय हैं। रामयुग नाम से एक पोस्टर भी घर में लगा रखा है। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी अपनी फिर से दावेदारी पक्की करती हुई दिख रही हैं। और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सत्यपाल मलिक तक सीबीआई जांच की आंच क्यों पहुंची, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के इसी सोमविहार इलाके में आज सुबह सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई का ठिकाना जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का घर था। सीबीआई की छापेमारी जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में घोटाले को लेकर है। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के घर और ऑफिस में जांच की। सिर्फ दिल्ली नहीं, सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के 30 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की रेड यूपी, बिहार, राजस्थान, मुंबई और हरियाणा में हुई। सीबीआई की छापेमारी के बाद सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मैं पिछले 3 से 4 दिन से बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद सरकारी एजेंसियां मेरे घर पर छापेमारी कर रही हैं, मेरे ड्राइवर को परेशान कर रही हैं। मैं किसान का बेटा हूं, छापेमारी से घबराऊंगा नहीं। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। साल 2019 में किश्तवाड़ में कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ था। सत्यपाल मलिक उस दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। मलिक का आरोप था कि उन्हें परियोजना से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सीबीआई ने पिछले महीने भी कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट घोटाले के सिलसिले में दिल्ली और जम्मू कश्मीर में 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 2024 चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर एक बार फिर से हंगामे का जिन्न बाहर आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिया। दिग्विजय सिंह जी, एक तरफ आप लोग सवाल उठा रहे हैं और ग्रीस के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत में जो चुनाव प्रणाली है बहुत फेयर है, बहुत खूबसूरत है लोकतंत्र हिंदुस्तान का, और आप लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या आज इस देश में और विश्व में जो तकनीकी प्रगति हुई है, क्या कोई ऐसी मशीन है जिसमें सॉफ्टवेयर डला हो, वो मैनिपुलेट नहीं किए जा सकती? जिसमें सॉफ्टवेयर डला हो वो क्या हैक नहीं की जा सकती? 1% जिसकी संभावना है तो
हमें देश के मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, उसकी जनता के मतों का सम्मान करते हुए मशीन को अलग करके मत पत्रों से, मत बैलेट पेपर से चुनाव कराना जाना चाहिए। यहाँ तक कि जर्मनी जैसा देश इसने 2011 में ईवीएम मशीन को हटा दिया था। ग्रीस के मुखिया ने क्या कहा मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। समाजवादी पार्टी से अलग होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी की आज घोषणा कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा है। गरिमामयी उपस्थिति में हमारे अतिथिगण बैठे हुए हैं मंच पर। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने सियासत में अपनी नई राह चुन ली। तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी की शुरुआत के मौके पर वो विरोधियों पर बरसे। सम्मेलन में कई पूर्व मंत्री और विधायक के साथ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से मौर्य के समर्थक और कार्यकर्ता भी पहुंचे। आपको बता दें कि 1996 के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार यूपी की सियासत में बड़े ओहदे पर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एटा, बदायूं, मैनपुरी, इटावा और इसके आसपास जनपदों में शाक्य समाज काफी प्रभावी है। सहारनपुर तथा इसके आसपास के जिलों में सैनी समाज का प्रभाव है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से बीजेपी होते हुए समाजवादी पार्टी में पहुंचे थे। नई पार्टी बनाने से पहले उन्होंने एमएलसी के पद और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था। और एक बड़ी खबर, राजस्थान के नागौर में बड़ा हादसा हो गया है। बोलेरो ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। विश्वकर्मा जयंती समारोह में एक गाड़ी घुस गई। बोलेरो ने कई लोगों को रौंद दिया। 2 की मौत भी बताई जा रही है। बहुत दर्दनाक हादसा। ये देखिए, चलती गाड़ी में ड्राइवर को हार्ट अटैक आया और फिर पूरी गाड़ी बेकाबू हो गई। राजस्थान के नागौर की ये घटना है जहां पर बड़ा हादसा हो गया। आगे विश्वकर्मा जयंती समारोह चल रहा था, कई लोग मौजूद थे और ये गाड़ी जाकर भिड़ गई कई लोगों से, कई लोगों को रौंद दिया। 2 की मौत बताई जा रही। और देखिए, खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में आज एक शख्स ने पुलिस को खूब छकाया और मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट आप देखिए। बैक गियर में शख्स ने दौड़ाई कार, पुलिस जीप के आगे दौड़ाई कार, 2 किलोमीटर तक दौड़ाई कार, मौके से फरार हुआ कार चालक। गाजियाबाद में फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म की तर्ज पर पुलिस चेज का एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की जीप तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस जीप के आगे एक शख्स अपनी कार i20 बैक गियर में तेजी से भगा रहा है। ये नजारा किसी फिल्म या सीरियल की शूटिंग का नहीं, बल्कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एलिवेटेड रोड का बताया जा रहा है। पुलिस ने जब i20 कार चालक को रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने बैक गियर में ही कार को दौड़ाना शुरू कर दिया और ऐसे ही करीब 2 किलोमीटर तक बैक गियर में कार दौड़ती रही। बैक गियर में कार चलाते हुए i20 कार दूसरी गाड़ियों से टकराने से बाल बाल बचती रही। हैरानी इस बात की है कि पुलिस के लाख कोशिश के बाद भी कार सवार हाथ नहीं आया और मौके से फरार हो गया। सड़क की दूसरी ओर जा रहे किसी वाहन चालक ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। कार में कौन था और पुलिस जीप को देखकर क्यों भागा, ऐसे कई सवाल हैं जिसकी जांच के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यूपी के मेरठ में पड़ोसी से लड़ाई होने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने अनोखी सजा सुनाई। पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मेरठ के सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में बैठे ये 4 लोग किसी मामले की पैरवी करने नहीं आए, बल्कि सजा भुगत रहे हैं। आपसी लड़ाई के मामले में मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को अपने कार्यालय में 10 दिनों तक सुबह से शाम तक बैठे रहने की अनोखी सजा सुनाई है। मजिस्ट्रेट के इस आदेश पर आरोपियों का क्या कहना है, सुनिए। ये तो सर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए कि शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे, उससे शहर को ही फायदा होगा, लोगों को भी सीख मिलेगी कि आपस में लड़के किसी का कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। शुरू हुई है, एक राजस्थान नेता है, उनके पास खबर आई है, उन्होंने भी हमारा फैसला करा। उन्होंने हमारे रात घर पर आए, हमसे कहा भी तुम्हारी क्या मर्जी, मैंने कहा हमसे फैसला फैसला हो जाएगा। हाँ। तो आपस में मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा, फिर हमारा लेना देना कुछ नहीं है। तो ये अपने घर, हम अपने घर।
बताया जाता है कि एक पक्ष का मकान बन रहा था तो दूसरे पक्ष ने मकान बनने का सामान ला रहे वाहन को रोक दिया और 1 महीने पहले जानलेवा हमले की धारा में दर्ज कराए गए मुकदमे में समझौते का दबाव देते हुए मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। और एक बार फिर से मेहसाणा का रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले श्री वालीनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अब प्रधानमंत्री कई सौगातें देने जा रहे हैं गुजरात को और उनका स्वागत किया जा रहा है। मंच से ये तस्वीरें आ रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोड शो भी किया। रोड शो के बाद श्री वालीनाथ महादेव के महाशिवलिंग की पूजा अर्चना की। उसके बाद अब कुछ ही देर में उनका संबोधन आने वाला है।